हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सीडीपी और एजुकेशन साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हमने पहले 3 टॉपिक कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। कौन सा? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहा था वो था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और आप इनको कह सकते हैं थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, संप्रदाय मनोविज्ञान के। तीसरा टॉपिक हमने किया था इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में हमने अच्छे विस्तार से चर्चा की है। कुछ 7 से 8 क्लासेज हैं छोटे छोटे सेशन के रूप में, ठीक है। उसके बाद आज हम एक छोटा टॉपिक और डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। यूरी ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर की जो इकोलॉजिकल थ्योरी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको हम पारिस्थितिकी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसको जैव मॉडल थ्योरी के नाम से, बायोलॉजिकल मॉडल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ स्लाइड आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं जिससे हमारा टाइम भी बचे। मैं लिखूंगा तो आप लोगों की वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, नहीं लिखेंगे और अच्छे से चीजों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रही पहली स्लाइड। देखिए ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर का जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है, इसका जो दूसरा नेम है वो क्या होगा? जैव वैज्ञानिक मॉडल थ्योरी, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। इसके बाद बात करते हैं कि यूरी ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर कहां से थे। तो यूरी ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर जो है वो रूस के मूल निवासी थे, अमेरिका में इन्होंने कार्य किया था, इसलिए इनको अमेरिकन मनोविकास या विकास मनोवैज्ञानिक माना जाता है, मनोचिकित्सक इनको कहा जाता है अमेरिका में, ठीक है। यूरी ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर ने 1979 में ये थ्योरी प्रतिपादित की और उन्होंने बताया कि हमारे विकास के संदर्भ में भूमिका को स्पष्ट करने वाला सबसे प्रभावशाली सिद्धांत में से एक प्रस्ताव रखा। यह प्रभावशाली सिद्धांत इसको माना गया, किसके अकॉर्डिंग? यूरी ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर के अकॉर्डिंग। उनके अनुसार इस सिद्धांत को पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब परिस्थिति का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से इन्वायरमेंट हो गया कि बच्चे के सराउंडिंग में कुछ इन्वायरमेंट होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यूरी ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर एक रूस के निवासी थे, मूल निवासी रूस से थे ये, लेकिन अमेरिका में ये विकास के मनोचिकित्सक थे। ब्रोनफ्रेंडर के अनुसार बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो वातावरण से सीखता है। अब वो वातावरण की इन्होंने कुछ लेयर जो बताई है वो एक सर्किल के अकॉर्डिंग बताई है कि जो बच्चा होता है वो सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ कुछ इन्वायरमेंट की लेयर होती है। तो इनकी जो इन्वायरमेंट की लेयर होती है उसमें कौन सी आएंगी? पहले पे आ जाती है इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो क्या हो जाएगा? बच्चा हो गया यहाँ पर। तो बच्चे के बाद क्या हो जाएगा? माइक्रो सिस्टम के बाद मिजो के बाद एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस सेशन में विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपको क्वालिटी कंटेंट बहुत ही अच्छे और कम टाइम के अनुसार, कम टाइम में बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है यहाँ पर। साथ ही अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इस पे वीडियोस है वो पसंद आ रही हैं, तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना भी ना भूलिए प्लीज, ठीक है। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि मानव विकास कई सांस्कृतिक और सामाजिक या पर्यावरणीय बलों से प्रभावित होता है, ठीक है। इनको 5 संरचनाओं से युक्त वातावरण की परिकल्पना की गई है। 5 संरचनाएं क्या है इनमें? यही 5 संरचनाएं हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। इसमें पहली संरचना का नाम आप देख पा रहे होंगे, माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म तंत्र। ये होता कहां है? बच्चे के इमीडिएट इन्वायरमेंट में होता है। इसमें कौन कौन लोग आएंगे इनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें फैमिली मेंबर हो गए, पेरेंट्स हो गए, साथ ही सिबलिंग्स, भाई बहन है, ये लोग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मेसो सिस्टम, मध्य मंडल आपका ये हो गया मेसो सिस्टम। मध्य मंडल इसके जस्ट बाद की कड़ी होती है, इसके जस्ट बाद की लेयर होती है। तो यहां पर कौन आ जाएंगे? आपके स्कूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पीयर ग्रुप्स हैं, पड़ोसी वगैरह हैं, वो भी आ जाएंगे। हाँ, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद आपका एक्सो सिस्टम आ जाता है, बाह्य मंडल आ जाता है। तो इनसे जो बाहर की चीजें हैं जैसे मंदिर हो गए, है ना, रिलीजियस प्लेस वगैरह हो गए, उन चीजों का यहाँ पर रोल रहेगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि क्या आता है? मैक्रो सिस्टम, वृहद मंडल। जो मैक्रो सिस्टम है, इस मैक्रो सिस्टम में
आपका जो मास मीडिया है वो सब चीजें भी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। साथ ही इसके बाद आपको लास्ट में जो लेयर दिखा रखी है वो है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जो है, क्रोनो टाइम का रूट वर्ड है, तो ये समय के अनुसार जो जो चीजें चेंज होती है ना वो किस में आती है, घटक मंडल या फिर क्रोनो सिस्टम में आती है। इनको विस्तार पूर्वक हम देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जो एक डायग्राम है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि बीच में आपको सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है, चाइल्ड। चाइल्ड के बाद आपको पहला जो लेयर दिखाई दे रही है वो कौन सी है, माइक्रो सिस्टम। और माइक्रो सिस्टम में आप पढ़ पाएंगे कि इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, बच्चे को जो तुरंत ही वातावरण मिल जाता है, तो तुरंत बच्चे के साथ कनेक्शन किनका होता है, पेरेंट्स का होता है, उसके भाई बहन सिबलिंग्स का होता है, तो फैमिली आएगी इसमें। मेनली मेन पार्ट किसका रहेगा, फैमिली का रहेगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मीजो सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब कोरिलेशंस या कोऑर्डिनेटर्स हम कह सकते हैं, जो मिलने पड़ोसी भी हो सकते हैं, इसमें स्कूल्स हो सकते हैं, स्कूल के टीचर हो सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो एक्सो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम में आपका क्या हो जाता है, जो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट के साथ आपकी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता बल्कि बीच में कोई एक कड़ी जुड़ती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन होता है। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो आपका मैक्रो सिस्टम है, इसमें आपके सोशल एंड कल्चरल जो वैल्यूज हैं वो सब आ जाएंगी, ठीक है। जो भी आपके सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक आपके समाज में जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, जो गुण है समाज में, आप किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं अपने आप को, कहां पर स्टेब्लिश किया हुआ है, वो सब चीजें इसमें आएंगी। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे लास्ट में जो है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो टाइम का ही रूट वर्ड है। अब देखिए इसमें चेंजेस ओवर टाइम, समय के अनुसार जो चीजें परिवर्तित होती रहती है, इनमें बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। उनको किस घटक में रखा है इन्होंने, तो इन्होंने रखा है क्रोनो सिस्टम यानी कि घटक मंडल में लास्ट में, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को जो आप नाम अगर यहां पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो नीचे भी मैंने आपको एक स्लाइड में समझा रखा है, ठीक है। अब एक बार इनको डिटेल से देख लेते हैं। पहला जो है माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल या सूक्ष्म तंत्र, यह तात्कालिक पर्यावरणीय संरचना है। तात्कालिक मतलब इमीडिएट इन्वायरमेंट इसका मिलता है किसी भी बच्चे को। तो बच्चे का इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल में बच्चे को किस चीज की नॉलेज होती है, जैसे अगर बात करें सेक्स, लिंग, कि वो बच्चा क्या है ना, एज है, तो इन चीजों के बारे में तो बच्चे को खुद भी पता लग जाता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें क्या आएगा, जहां एक व्यक्ति का अपने महत्वपूर्ण दूसरों, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, सिबलिंग्स हो गए, उसके साथ ही कोई शिक्षक हो गया, है ना, और शिक्षक के अलावा और कुछ साथी हो सकते हैं जो पड़ोस के हैं, बहुत ही नजदीक रहने वाले बच्चे हैं, इनसे सीधा संपर्क होता है। ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार इस प्रणाली में व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण दूसरों के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है। अब इसमें बाई डायरेक्शनल की बात की गई है, तो द्विदिशात्मक क्यों होता है। आप एक चीज देखिए, एक जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, इसके इमोशनल टच है बच्चे का, पेरेंट्स के साथ बच्चे का लगाव है, तो ये थोड़ी है कि बच्चे अकेले का ही लगाव इसके पेरेंट्स और भाई बहनों से है। जो इसके भाई बहन है और इसके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली के जो लोग हैं, उनका लगाव भी तो बच्चे पर है। वो दोनों में क्या हो रहा है, बराबर के रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं, दोनों में इमोशंस क्या है, इक्विवेलेंट दिखाई दे रहे हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि जो माइक्रो सिस्टम में जो लोगों के साथ जो भी व्यक्ति होते हैं, इसमें जिनके साथ सीधा संबंध होता है, वो संबंध कैसा होता है, द्विदिशात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिजो सिस्टम, मध्य मंडल, यह इस मॉडल का दूसरी संरचना होती है। इस सत्र में लघुमंडल के बीच संबंध शामिल होते हैं, इसको लघुमंडल हम आप कह सकते हैं, ठीक है। लघुमंडल कौन सा हो गया, ये, इसके और मध्य मंडल के संबंध इसमें कहां शामिल होते हैं, बच्चे के। तो आप इसको ये कह सकते हो कि जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल और बच्चे के बीच जो कड़ी का कार्य करता है वो कौन करता है, तो वो आप कह सकते हैं कि लघुमंडल करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, लघुमंडल को हम कहेंगे माइक्रो सिस्टम करता है। मीजो और मीजो सिस्टम के बीच और एक चाइल्ड के बीच जो कड़ी का कार्य करता है वो कौन करता है, माइक्रो सिस्टम करता है, ठीक है। इस स्तर की लघुमंडल के बीच संबंध शामिल है। उदाहरण के लिए एक बच्चे के माता पिता शिक्षकों से कैसे संबंधित होते हैं, शिक्षकों के साथ वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, उनका मिलन कितनी बार होता है, कितनी बार वो मीटिंग रखते हैं, इन सब चीजों का जो संबंध है वो किस में आ जाता है, मीजो सिस्टम में आ जाता है। साथ ही जो दोस्त होते हैं, इस मान लीजिए ये बच्चा है कोई, इस बच्चे के जो भी फ्रेंड है, दोस्त हैं, उन दोस्तों के साथ
उनके पेरेंट्स का, मतलब इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है इस बच्चे के दोस्तों के साथ, इन चीजों को भी क्या माना गया है, इस तंत्र का हिस्सा माना गया है। और अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर ये बच्चे के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके फ्रेंड्स घर पे आ गए, आपका कोई बच्चा है और उसके फ्रेंड्स आपके घर पे आ गए, तो उसके फ्रेंड्स के साथ या उस बच्चे के जो दोस्त हैं उनके साथ आप जिस प्रकार का बिहेव करेंगे ना, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा बच्चे के माइंड पर, बच्चे के एनवायरनमेंट अंदर कुछ अलग ही प्रकार की थॉट प्रोसेस उसमें क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां पर यह बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करता है, ये हमने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। एक्सो सिस्टम की हम बात करते हैं। एक्सो सिस्टम का मतलब हो गया बाह्य मंडल। इसमें उन सामाजिक संदर्भों को शामिल किया जाता है जिन पर एक विकासशील व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। विकासशील व्यक्ति की बात की जाए तो जो भी एवरेज लेवल के हैं, जो मतलब हम यूं कह सकते हैं मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, वो सभी के सभी किस कैटेगरी में आते हैं, विकासशील व्यक्ति की कैटेगरी में आएंगे। तो विकासशील व्यक्तियों का इस पे कोई नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण किसका होता है, जैसे जो विकसित होते हैं। अब विकसित कौन होंगे, तो विकसित की बात की जाए तो राजनेता हो गए, बड़े लोग हो गए, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए, हाई प्रोफाइल जो लोग हो गए, इनका इन पर कंट्रोल होता है। जैसे कि माता पिता का स्थानांतरण हो गया। अब पेरेंट्स का जो स्थानांतरण होता है तो पेरेंट्स का उनके ऊपर थोड़ी ना कुछ जोर चल सकता है, प्रशासन की वजह से तो हुआ है ना। वो पेरेंट्स का, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में है और उनका ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसमें जो पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है, उसमें प्रशासन या जिस भी डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो विकसित हो गए और पेरेंट्स क्या हो गए, विकासशील में हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, कार्य अनुसूची है, प्रसूति की उपलब्धता है। प्रसूति की उपलब्धता का मतलब हो गया जो भी जच्चा बच्चा सेंटर होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में थोड़ी है, इनका कंट्रोल कौन करता है, प्रशासन करता है। पितृत्व अवकाश की बात हो गई है ना, जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह होती है ना, मिलती है किसी भी माँ को, अगर उसके जैसे डिलीवरी होती है तो बच्चे की रख रखाव देखभाल के लिए, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सब कौन डिसाइड करते हैं, सरकार या प्रशासन इस चीज को डिसाइड करता है। तो एक्सो सिस्टम में क्या होंगे, आपको पता चल गया कि जो पेरेंट्स हैं उनका वर्क प्लेस हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल की उपलब्धता हो गई, साथ ही जो पितृत्व अवकाश है या मातृत्व अवकाश है ना, मैटरनिटी लीव वगैरह है, इन चीजों के बारे में बात हो गई। ये बच्चे के ऊपर जो प्रभाव है वो, इसका डायरेक्ट तो बच्चे का कनेक्शन नहीं है लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। अब मान लीजिए एक बच्चा है, वो किसी एक सिटी में पढ़ रहा है और पेरेंट्स का उसका स्थानांतरण हो गया, तो उस बच्चे को भी तो उनके साथ जाना पड़ सकता है। तो इसका एनवायरनमेंट का इसके ऊपर इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मैक्रो सिस्टम, वृहत मंडल। इसमें सांस्कृतिक मूल्य, रिवाज है ना, कानून आदि शामिल है। ये सबसे बाहरी सतर है और इसका कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं होता है। एक माँ, उसका कार्यस्थल, उसका बच्चा और उसका स्कूल एक बड़ी सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा एक नॉर्थ इंडिया के किसी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसको जो इन्वायरमेंटल जो कल्चर है, संस्कृति है, वहां एक अलग प्रकार का इन्वायरमेंट मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि वो बच्चा साउथ में चले जाए, केरला में किसी स्कूल में पढ़ता है, तो वहां का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो थोड़ा उसको अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहां पर देख सकते हैं आप, उदाहरण के लिए भारत में वृहत प्रणाली में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा शामिल है, जो कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बच्चे को विकसित करती है या विकास को प्रभावित करती है। मान लीजिए इस पॉइंट को, हम इस एग्जाम्पल को भी समझे तो भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है और व्यक्ति जो है वो उसमें स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो स्वतंत्रता उसका अधिकार है, तो वो इंडिया में कहीं पर भी जाए उसको स्वतंत्रता जो है वो फ्रीडम वो अपने आप में फील कर पाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब इसका लास्ट जो है घटक वो आप देख लीजिए, क्रोनो सिस्टम, जिसको आप घटक मंडल कह सकते हैं। और घटक जो है ना शब्द है वो किसको, समय को संदर्भित करता है। क्रोनो जो है वो टाइम को बताता है, टाइम का मतलब रूट वर्ड है। ठीक है, ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर के अनुसार यह एक अस्थायी स्तर है। ये क्या है, स्थायी नहीं है, टेम्परेरी होता है। यह तेजी से बदलता रहता है, जैसे कि सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं, जैसे कि युद्ध या देश की आर्थिक स्थिति को ये संदर्भित करता है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, मान लीजिए युद्ध, यहां पर एक वर्ड आया है,
तो प्राचीन काल की अगर बात की जाए, पुराने समय में, तो युद्ध कैसे लड़ा जाता था? तलवार से, भाले से, है ना, तीरों से, इन चीजों से लड़ा जाता था। लेकिन अगर बात की जाए आज की, तो देखो उस टाइम में और आज के टाइम में कितना ज्यादा बदलाव आ चुका है। आज के टाइम में लोग हथियारों से, पिस्टल है, स्टेन गन है, बंदूक है, टैंकर है, तोप है, गोले हैं, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब कितनी चीजें विकसित कर ली है। तो ये सब कुछ जो बदलाव आया है ना, वो क्या कहेंगे हम, वो क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आता है, अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रॉन फ्रेडब्रेनर। और ये बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। सबसे पहले जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, उसमें इमीडिएट इन्वायरमेंट में कौन होता है? एक चाइल्ड, बच्चा होता है। अब इस बच्चे के साथ देखो, सबसे पहला जो माइक्रो सिस्टम की जो लेयर है, उसमें आप समझ सकते हैं इस सर्किल में, इसमें पेरेंट्स आएंगे। पेरेंट्स के अलावा कौन कौन? सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हो गए, नेबर्स हो गए जो पड़ोसी हैं नजदीक वाले, स्कूल टीचर्स हो गए, पीयर ग्रुप हो गए जो इनके साथी हैं, साथ खेलने वाले। दूसरी लेयर आप देख पा रहे होंगे मिजो सिस्टम। मिजो सिस्टम में कौन आएंगे? रिलीजियस ग्रुप है, होम है, नेबरहुड जो इसके पड़ोस में जो बच्चे हैं। साथ ही अगर बात की जाए स्कूल्स की बात की जाए, तो ये किस में आएंगी? मेजो सिस्टम में आएंगे। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक्सो सिस्टम की बात की जा रही है, तो एक्सो सिस्टम में सोशल वेलफेयर, जो समाज कल्याण के लिए जो भी चीजें चलती हैं, वो सोशल वेलफेयर जो कमेटी वगैरह होगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंड फैमिली, जो रिश्तेदार हो गए, दूर के रिश्तेदार हो गए, है ना, दूर के रिश्तेदारों में मामा वगैरह के बच्चे हैं, साथ ही बुआ के बच्चे हैं, और दूर के रिश्तेदारों की अगर बात की जाए तो उनकी यहां पर बात हो रही है। वर्क प्लेस हो गया, है ना, वर्क प्लेस जो भी पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है, उसका बच्चे के ऊपर क्या इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा, है ना। लोकल गवर्नमेंट के का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करती है अगर कोई लोकल गवर्नमेंट के अंडर में जॉब कर रहा हो तो, ठीक है। मास मीडिया है, इसके अलावा स्कूल बोर्ड हो गया, ठीक है, चर्च हो गया, टेंपल हो गया, ये सब किस में आएंगे? एक्सो सिस्टम में आएंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या आएंगे? वैल्यूज, आपके जो गुण हैं, आपने अपने अंदर कितनी गुण, जब वैल्यूज हैं, उनको इनहेरिट किया है, और आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड है, लॉ वगैरह हो गए, कानून हो गए, कल्चर, सांस्कृतिक जो चीजें हो गई, ठीक है, कस्टम्स, रीति रिवाज भी हो गए, आइडियोलॉजीज हो गई। मतलब सिद्धांत की अगर बात की जाए, सिद्धांतों की बात की जाए, तो किस में आएगा? मैक्रो सिस्टम में आएगा, अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रॉन फ्रेडब्रेनर। और लास्ट में आप देख पा रहे होंगे टाइम। टाइम जो रूट वर्ड है वो क्रोनो का है, तो लास्ट जो लेयर है वो किसकी रहेगी? क्रोनो सिस्टम की। और ये चेंज ओवर द टाइम, मतलब समय के अनुसार इनमें तेजी से परिवर्तन आता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपको ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड और मेजो सिस्टम के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? तो माइक्रो सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? तो मेजो सिस्टम। आपको पूछा जाए कि मेजो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? तो एक्सो सिस्टम। तो जो बीच वाली लेयर होती है ना, बीच वाला जो सर्किल है, वो कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। तो आज